हेलो मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों। आज जरूरी जानकारी का विषय है G77 में G24 भी आता है। हम इस दोनों पर आपको जानकारी देंगे और पेपर के लिए और प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये टॉपिक बहुत ही जरूरी है। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि G77 और G24 में क्या अंतर है। तो G24 और G77 दोनों एक ही है। मामूली सा अंतर है जो हम अभी आपको बताएंगे। सबसे पहले G77 क्या है। G77 में G का मतलब ग्रुप होता है, यानी कि 77 कंट्री का एक ग्रुप बनाया गया और ये संयुक्त राष्ट्र संघ की द्वारा बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने देखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य हैं उनमें से ज़्यादातर देश विकासशील हैं। विकासशील देशों को और तरक्की और आर्थिक समृद्धि के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने G77 की स्थापना 15 जून 1964 को किया, आज से 60 इयर्स पहले। स्थापना के वक्त इसमें 77 कंट्री थे, लेकिन अब इसमें 134 सदस्य देश हैं। 2024 में युगांडा में इसका सम्मेलन हुआ। हम बता दें कि G77 जैसे देशों की अध्यक्ष हर साल बदलता है। जैसे आप देखोगे कि ब्रिक्स का बदलता रहता है, इसके अलावा G20 का भी बदलता रहता है। तो इसी तरीके से जिस देश में जहां पर इसका सम्मेलन होगा उसी देश का अध्यक्ष चुना जाता है। और इसका पहला कॉन्फ्रेंस अनक्टैड के नाम से जाना जाता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। और हर साल जो सम्मेलन होता है उसका भी एक नाम दिया जाता है। G77 का हेडक्वार्टर जेनेवा में है, लेकिन ये स्थापना के वक्त जेनेवा में रखा गया। स्विट्जरलैंड का एक शहर है और ये संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय भी है यहाँ पर। लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, तो न्यूयॉर्क बिल्डिंग के अंदर ही G77 का मुख्यालय है, यानी कि हेडक्वार्टर जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यूयॉर्क वाले बिल्डिंग के अंदर ही है। अब देखते हैं कि G77 और G24 में क्या अंतर है। तो G24 के लिए 1971 में इसकी स्थापना हुई। G77 में से 24 कंट्री को, 24 देश को अलग निकाला गया जिनकी वित्तीय स्थिति अच्छी थी, ताकि अगर वो वित्तीय बजट में संयुक्त राष्ट्र संघ को अगर ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करे तो संयुक्त राष्ट्र संघ सभी विकासशील देशों की सहायता कर सकता है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1971 में G24 की भी स्थापना की। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि G24 कोई अलग संस्था है। G24 के हर एक सदस्य G77 के भी सदस्य हैं और होंगे। क्या इंडिया इसका सदस्य है? हाँ, इंडिया भी इसका सदस्य है और G77 का। इसके अलावा अभी तक G77 से क्या लाभ हुआ है? G77 का लाभ को जानने से पहले आपको कारण जानना पड़ेगा कि G77 की स्थापना क्यों की गई थी। G77 की स्थापना आर्थिक सहयोग, सही व्यापार, गरीबी हटाना, सतत पोषणीय विकास, समान मान्यता और यूएनओ के कार्य में मदद देने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। तो अगर लाभ देखें तो बिल्कुल G77 संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा संचालित किया जाता है और संयुक्त राष्ट्र संघ एक निष्पक्ष संस्था है पूरी दुनिया में, और ये संस्था पूरी दुनिया में शांति और आर्थिक सहयोग के लिए जानी जाती है। तो लाभ में ये हुआ है कि आर्थिक सहयोग करने से G77 के देशों को अच्छा फायदा हुआ है, उनकी आर्थिक तरक्की हो रहा है, वो विकास कर रहे हैं और उनकी प्रति व्यक्ति आय भी अब बढ़ रही है। सही व्यापार में लाभ हुआ है G77 के देशों को, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने देखा कि जितने भी विकसित देश हैं वो सारे के सारे विकसित देश विकासशील देशों के व्यापार में कहीं न कहीं अरंगा डाल देते हैं। उसी अरंगा से बचने के लिए
G77 ने संयुक्त राष्ट्र संघ ने G77 की स्थापना किया और उसमें सही व्यापार अब हो रहा है। जहां भी किसी विकासशील देश का व्यापार रुक जाता है वहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ उसकी मदद करता है। व्यापार रुकने का क्या मतलब? विकासशील देशों का व्यापार रोक देता है विकसित देश। विकसित देश क्या करता है? कोई ना कोई चालाकी करके उनका माल किसी दूसरे देश में जब उतरता है तो उसे सही रूप से बाजार में आने से बाधा डाल देता है, कोई न कोई ऐसा अरंगा डालता है। लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र संघ उस पर नजर रखता है कि किसी भी G77 के देशों का माल या प्रोडक्ट कहीं भी रुकना नहीं चाहिए। इसके लिए वो कार्य करते हैं और सही रूप से व्यापार भी होता है। अगर गरीबी को देखा जाए तो यस, G77 के देशों में गरीबी कम हुई है और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ गई है। सतत पोषणीय विकास, G77 के देशों में सतत पोषणीय विकास पर जोर दिया गया है, क्योंकि देखो विकास दो तरह के होते हैं, एक विकास होता है, एक सतत पोषणीय विकास होता है। विकास उसे कहते हैं जो पर्यावरण पर किसी भी तरह का कोई उसकी चिंता नहीं की जाती, पर्यावरण को नजरअंदाज किया जाता है और तरक्की करते हैं, उसे विकास कहते हैं। और विकास 2 साल में भी हो सकता है। लेकिन सतत पोषणीय विकास 20 सालों में होता है, लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास किया जाता है। उस विकास को हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। इसके अलावा G77 के जितने भी देश हैं सबको समान रूप से मान्यता प्राप्त है। सभी देश अपनी अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं और किसी भी बात पर संयुक्त राष्ट्र के अंदर अपनी आवाज भी उठा सकते हैं। इसके अलावा UNO पूरी दुनिया में स्वास्थ्य, विकास या आर्थिक समृद्धि पर काम करता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को G77 के सभी देश मदद करते हैं उनके कार्यों में, चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई योजना हो, स्वास्थ्य से रिलेटेड कार्यक्रम हो, भूखमरी दूर करने का कार्यक्रम हो, इन सब में G77 के सभी देश संयुक्त राष्ट्र संघ को मदद करते हैं। अभी G77 कंटिन्यू अच्छे ढंग से चल रहा है। ऐसा नहीं लगता है कि ये भविष्य में शायद इसका भंग कर दिया जाए या कुछ भी, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर का ये संस्था है और संयुक्त राष्ट्र संघ अपने संस्था को बखूबी चलाना जानते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इससे G77 के सभी देशों को फायदा भी हो रहा है, तो वो भंग क्यों होना चाहेंगे। और इसकी सदस्य बढ़ता ही जा रहा है, बल्कि कम नहीं हुआ है। तो बताएं आप लोगों को ये कैसा लगा। G77 की जो स्थापना हुई थी उस समय इसका हेडक्वार्टर जेनेवा था, लेकिन अब इसकी संस्था न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र संघ के बिल्डिंग के अंदर ही इसका हेड ऑफिस है, यानी कि मुख्यालय है। तो यही थी आपको G77 के बारे में जानकारी, और आप लोग इसे हमारी बातों को सुनकर एक निबंध रूपी G77 पर एक लेख तैयार कर लें, एक ऐसे टाइप का टिप्पणी तैयार कर लें जिससे कि आपको प्रतियोगिता परीक्षा या अन्य परीक्षा में लाभ होगा। और आपको ये कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।